वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। 69th बीपीएससी पीटी की ऑफिशियल एग्जाम डेट आ चुकी है। काफ़ी पहले रिवाइज कैलेंडर में भी इसमें बताया गया था कि 30 सितंबर 2023 को आपका बीपीएससी का 69th पीटी का पेपर होना है। हमारे पास अभी भी 110 दिवस करीब शेष हैं आज से और आप पूरी तैयारी अभी भी बीपीएससी पीटी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, आप जो है कंफ्यूज हैं कैसे करें, क्या करें, कब करें, आप हमारा ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपके लिए फिजिबल है तो ये हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है 10 जून 2023 से। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बीपीएससी 69th के पेड बैच के बारे में। क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या फी होगी, इन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं। बीपीएससी 68 का पेपर जो 12 फरवरी 2023 को कंडक्ट हुआ था, उसमें आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आने के कारण कई सारे लोगों ने अपने कट ऑफ को मिस कर दिया था। ठीक है, वैसे कट ऑफ कम ही गया था, 92 कट ऑफ गया था। पेपर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आया था, हालांकि ट्वीट करके श्री अतुल प्रसाद जी ने जानकारी दी थी इसके बारे में कि टू डिफिकल्ट हो सकता है, ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है ये सब। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर पेपर टू डिफिकल्ट है तो सभी के लिए होगा, आपको अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बैक कर रहे हैं। इन लोगों ने ऐसा किया था, कई सारे लोग कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, कई सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं, फिर पीटी की तैयारी कर रहे हैं। कई सारे लोगों का इतना मोह भंग हो गया है कि वो तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं। आप ये समझिए कुल मिला करके कि किसी भी स्टेट पीसीएस को आप बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल कई सालों तक नहीं रख सकते लगातार। आयोग का ही पेपर आपको देना है, आयोग से ही आपको सिलेक्ट होना है और उनकी सारी शर्तों पर आपको खरा तो उतरना ही पड़ेगा। हम कमीशन से उम्मीद कर सकते हैं, केवल उन पर दबाव नहीं बना सकते या फिर उन पर अपनी अपेक्षाएं नहीं थोप सकते कि पेपर जैसा पूछा जा रहा था 61 पीटी से लेकर 67 तक वैसा ही पूछा जाए। ऐसा कोई लॉजिकल तर्क नहीं है। ये लंगट सिंह कॉलेज वाला जो है इसका आंसर ई माना गया था, जो कि सही है, क्योंकि बाद में ये न्यूज़ जाकर के फेक न्यूज़ साबित हुई थी। इसके बारे में हमने जो है वॉइस में क्लियर भी किया था अपने बीपीएससी पीटी वाले क्विज ग्रुप में जो 68 का हमारा चला था। कुछ क्वेश्चंस वाकई टफ थे, कुछ क्वेश्चंस को जानबूझ करके एकदम से गलत करने का प्रयास किया गया है कमीशन के द्वारा। उन सभी पर डिस्कस करेंगे हम लोग। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ खराब क्वेश्चन थे, सब कुछ यहाँ पर तर्क से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने भी स्टूडेंट थे उनमें से 15% लोग क्लियर किए थे 68 वाला भी। वैसे हमारा ये 15% होता नहीं है, हमेशा 19 से लेकर 23% तक होता है सिलेक्शन रेशियो, लेकिन हमारा सिलेक्शन रेशियो भी कुछ कम हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कई लोग पेपर का प्रेशर नहीं झेल पाए थे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से जो है 110 प्लस क्वेश्चन आप कर सकते थे 140 में से। 140 इसलिए क्योंकि मैथ्स के होते बाकी 10 तो इस तरीके से 140 में से 110 प्लस अभी भी आप कर सकते थे। बस ये है कि जिसने सही से स्टडी मटेरियल पढ़ा हो और जो अतुल प्रसाद जी की गाइडलाइन थी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था और ध्यान से पढ़ के ही अटेम्प्ट करना था। कई सारे लोगों ने अपने आते हुए क्वेश्चन गलत किए, वो कैसे किए अभी हम डिस्कस करेंगे इस सब के बारे में तो डिटेल में। मैं ये सब क्यों दिखाना चाह रहा हूँ आपको 69th पीटी के स्टूडेंट को, बस इसलिए कि लास्ट ईयर भी पहली बार इतना टफ और इतना ट्रिकी जानबूझ करके कई सारे डिफिकल्ट लेवल के सवाल बनाए गए थे जो कि अभी तक नहीं पूछे जाते थे। तब भी हमारे स्टूडेंट आसानी से इसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। 15% लोगों ने क्लियर भी किया था। और इस साल से पिछले पैटर्न के हिसाब से 68 में जिस तरीके से चीज़ें पूछी गई उसी के हिसाब से पूरा स्टडी मटेरियल आपको डेवलप करके दिया गया है। उसी हिसाब से पेड क्विज आपकी कराई जाएगी। सबसे बड़ी डिलेमा का मैं समाधान कर देता हूँ। इसमें अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट है 10 अप्रैल का। इनका ट्विटर अकाउंट विजिबल नहीं है ट्विटर पर किसी कारण से, शायद इन्होंने खुद हटा दिया या फिर हटाया गया, मुझे नहीं पता। ये आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओरिजिनल ट्वीट है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ ये ट्वीट उनका है। मैंने खुद स्क्रीनशॉट लिया था और बताया भी था पहले आपको कि 10 अप्रैल में उन्होंने क्लैरिफाई किया था, जस्ट टू क्लैरिफाई वी आर नॉट एनवर्साइजिंग एनी चेंज इन द सिलेबस ऑफ कंपल्सरी पेपर्स ऑफ CCE सर्टेनली नॉट इन 69th। मतलब 69th में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जो जैसा था 68 में हुआ था वैसा ही चलेगा। तो कंपलसरी पेपर में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो हमको 68 के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ये बात क्लियर है। कुछ अलग नहीं होने जा रहा है। 5वां ऑप्शन नहीं डिलीट होगा, 4 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। CSAT पेपर नहीं आ रहा है। तो 69th में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसके बारे में ना हमसे पूछिएगा और ना ही जो है इस पर चर्चा करिएगा, अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा इसमें। अब न्यू वर्सेस ओल्ड पैटर्न के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बीपीएससी ने कभी पूछा ही नहीं। ये डी और ई अलग करके कई बार जो है अलग अलग एग्जाम्स जो बीपीएससी के हुए हैं उसमें पूछा है, लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस होते थे। इस बार ऐसा किया 68 में कि सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके के दे दिए, जहां पर पहले के 3 ऑप्शन है ABC और चौथा और 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, अभी तक क्या होता था, जैसे 65th का पेपर ले लें, 64th का ले लें, 63rd का ले लें, 66, 67th का आप ले लें, इस तरीके से ऑप्शन पुट अप किया जाता था। उपयुक्त में से कोई नहीं / उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये अलग अलग होते थे ई ऑप्शन में। जबकि अब क्या हुआ है, डी और ई को यहाँ पर इस तरीके से कर दिया गया है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। बीपीएससी ने ऐसा क्यों किया होगा? बीपीएससी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है। जब डी और ई को अलग अलग किया जाता है, हर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, जबकि पहले क्या होता था, इससे कुछ ही क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता था।
बीपीएससी ने 68th में ओवरऑल जो ये दो ऑप्शन तोड़ दिए थे, ई वाले को डी और ई इस तरीके से कर दिया था। इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्या मंशा रही होगी इसके पीछे? अवधारणा ये थी कि पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड ले जाया जाए। डिफिकल्ट साइड ले जाने के लिए ऐसा करना जरूरी भी था बीपीएससी के लिए, क्योंकि वो फिक्स टेम्पलेट पर काम करते हैं। आपने देखा होगा बीपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, वन लाइनर टाइप, मतलब एक लाइन और उसके संबंधित कई सारे ऑप्शन। ठीक है, जो मैचिंग वाले सवाल कई बार जैसे यूपीपीएससी प्रेफर करता है, कई बार मैचिंग वाले कई सारे सवाल पूछता है। एक और पैटर्न होता है स्टेटमेंट और असर्शन रीजन का, माफ कीजिएगा, असर्शन और रीजन का, ये काफ़ी प्रेफर करता है। यूपीपीएससी ऐसे पूछता है, हरियाणा पीसीएस ने इस बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे। और एक होता है मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बीपीएससी ने इस बार डाले हैं, काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के पूछे थे। लेकिन ओवरऑल बीपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। 68 वाले में भी इसी तरीके के ज़्यादातर क्वेश्चन थे कि मतलब इस एक स्टेटमेंट है और उसके बाद ये ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन भी कई सारी लाइन के नहीं है, छोटे छोटे ही ऑप्शन है। तो ओवरऑल फिक्स टेम्पलेट पर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने का स्कोप कम था, इस वजह से दो ये ऑप्शन कर दिए। जो ये ई होता था इसको डी और ई में तोड़ दिया था। सरल प्रश्न भी सरल नहीं रह गए थे, कैसे नहीं रह गए थे मैं अभी आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की थी काफ़ी उनको बहुत यहाँ पे नुकसान हुआ था। इवन मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग अपनी कैटेगरी का 87 नंबर भी घसीट नहीं पाए थे, क्योंकि उन लोगों ने आते हुए सवाल गलत किए। प्रैक्टिस ना होने के कारण जो जहाँ पर बीपीएससी कंफ्यूज आपको करना चाहता था, बीपीएससी कंफ्यूज करने में काफ़ी हद तक सफल रहा था, क्योंकि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उनका रिवीजन भी किया था, लेकिन क्वेश्चन नहीं लगा पाए थे। तो आप वहाँ पर रीजन नहीं समझ पा रहे थे, आप वहाँ पर लॉजिक नहीं समझ में आ रहे थे कि आयोग आपको कहाँ पहुँचाना चाह रहा है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये आप ऐसे समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 133 सीरीज बी में ये पूछा गया था, अगर आपको याद हो। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके थे, लोग काफ़ी इजी को इसको महसूस कर रहे थे। पायराइट भंडार पाया जाता है रोहतास में, चूना पत्थर कैमूर भभुआ में पाया जाता है, मुंगेर रोहतास जिलों में पाया जाता है। लाइमस्टोन जमुई से सोने के भंडार पाए गए हैं अभी हाल में, रिसेंट में 1-2 सालों पहले। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो कथन कितने सही हो रहे हैं? कथन सही हो रहा है 1, 2, 3। स्टूडेंट सीधे पहुंचा, उसने लगा दिया ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट ने क्या लगा दिया? स्टूडेंट ने लगाया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उनका मानना था कि भाई 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। जबकि आयोग का कहना था कि आपको कूट के हिसाब से पहचानना था, ना कि ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि ऊपर के कोड में से कौन सा सही है कि नहीं। देखिए इन्होंने लिखा भी है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट बट नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, हेंस द आंसर इज ई एंड ऑब्जेक्शंस आर रिजेक्टेड। इस पर बहुत सारे लोगों ने जो है किया था ऑब्जेक्शन जब इनिशियल की आई थी, लेकिन फाइनल आंसर की में भी बीपीएससी अपनी बात पर अडिग रहा कि आंसर यहाँ पर ई होना चाहिए, किसी भी लॉजिक से डी नहीं हो सकता है। हालांकि स्टूडेंट ने सही लॉजिक लगाया कि जब 1, 2, 3 सही है तो क्यों ना इसको डी लगा दिया जाए। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, अब उपर्युक्त यानी ऊपर जो लिखे हुए ये ऑप्शन नहीं, ऊपर लिखे हुए कोड, इसके हिसाब से कर रहा था। तो इस तरीके से डी और ई में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, मैं खाली एक ही आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ जाएं। जो मेंबर्स हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है। इसी में सारी महीन बातें, जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि जनरली कहीं नहीं बताई गई, मतलब बहुत सारे लोगों ने, प्रोमिनेंट लोगों ने नहीं बताई, जो कि बताना चाहिए था। तो देखिए ओवरऑल बातें मैंने बता दी, बीपीएससी ने कैसे खुद को इवॉल्व किया है, अब स्टूडेंट कैसे उसको बीपीएससी के हिसाब से अडेप्ट करेंगे, या फिर स्टूडेंट कैसे खुद को इवॉल्व करेंगे, कैसे निपटेंगे इन पैटर्नों से। बीपीएससी ने जो डिफिकल्टी बढ़ाई है उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट का सपना तो है कि उन्हें क्लियर करना है। वो मतलब खत्म तो कर नहीं सकते, डिफिकल्ट है तो छोड़ देंगे, ऐसा कभी ना करना चाहिए, और ना मैं कहूँगा कि आपको करना है ऐसा। लाइव क्लासेस का मेथड अब बिल्कुल कारगर नहीं रह गया है। कोई भी लाइव क्लास से पीसीएस लेवल की तैयारी नहीं हो सकती है। पहले बीपीएससी में ऐसा माना जाता था कि हाँ भाई लाइव क्लास से तैयारी हो सकती है। कुछ फिक्स टेम्पलेट लोगों ने बनाया था कि ये फला जो है 3-4 किताबें हैं, इन्हीं की तैयारी लाइव क्लासेस में बैठा कर करा दिया जाए, उनकी रीडिंग लगवा दी जाए, उससे बीपीएससी निकल जाएगा। लेकिन अब बीपीएससी ने कहा है कि ना भाई ना, ऐसे तो अब ना चलेगा, बीपीएससी ऐसा चलने भी नहीं देगा। ठीक है, लाइव क्लासेस का मेथड अब कारगर नहीं है। वनडे एग्जाम के लिए हो सकता है, मोटिवेशन के लिए हो सकता है, किसी बात की चर्चा पर चर्चा करने के लिए हो सकता है, लेकिन पीसीएस की तैयारी प्रीलिम्स की नहीं हो सकती है। प्रीलिम्स का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, इसमें आपकी सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालिसिस, सही गाइडेंस मांगता है। आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों का अभ्यास भी करना पड़ेगा तैयार करने के लिए अपने सिलेबस को, और मजबूत करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, समझने के लिए कि डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी सरल वाले टॉपिक से कैसे बनते हैं। आपको अपने माइंड की थिंकिंग और एनालिसिस को इन्वोक करना होगा, जो कि लाइव क्लासेस पे नहीं हो सकता है। लाइव क्लासेस किसी फिक्स टेम्पलेट को पढ़ाने समझाने के लिए उपयोगी हो सकता है, कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग देने के लिए। लाइव क्लासेस से किसी प्रकार से बीपीएससी की तैयारी नहीं हो सकती। अगर आप कर रहे हैं तो मान के चलिए कि इस बार भी बीपीएससी आपका नहीं निकलेगा। अभ्यास का कोई विकल्प नहीं, मैंने शॉर्ट में अपनी बात बताने की कोशिश की है। अभ्यास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पहले लोग पीवाईक्यू बता देते थे कि भाई पीवाईक्यू कर लीजिए, पिछले 10 साल के आधा पेपर तो उसी से हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल अब कारगर नहीं रह गया है, और ये अब बहुत ऑब्सोलीट हो चुकी है स्टेटमेंट कि आप किसी भी पीसीएस के पेपर में पिछले 10 साल के पीवाईक्यू कर लो, उसी से हो जाएगा आधा पेपर। अब ये चीज़ें काम नहीं कर रही, ना सिर्फ यूपीएससी में, किसी भी स्टेट पीसीएस में आप ले लीजिए, पीवाईक्यू से होता तो हर कोई कर लेता।
ये एक धारणा भी है। आप ये समझिए कि जो बुक बेच रहा है लड़का या फिर सेलर जो भी है वो खुद कर लेता, क्यों बेच रहा है वो किताब। बीपीएससी में केवल पीवाईक्यू से नहीं होगा, पीवाईक्यू से हाँ आपको 4-5 क्वेश्चन का एज जरूर मिल सकता है। हमने भी अपने स्टडी कंटेंट में पीवाईक्यू रिकमेंड किया है, लेकिन ओवरऑल आप पीवाईक्यू पर बैक नहीं कर सकते, आपको नए क्वेश्चंस का भी अभ्यास करना पड़ेगा। हम अपने पेड क्विज में कराते हैं, अगर कोई और भी करा रहा है तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। क्वेश्चंस नए होने चाहिए, केवल प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड नहीं होने चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हर बैच में अपनी नई टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करता है, हमारी टीम प्रिपेयर करती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज टीम कभी भी पुराने क्वेश्चन को एज इट इज रिपीट नहीं करती है, कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, जीएस जो है बिल्कुल रिपीट करता है अपने आप को, जीएस के फैक्ट भी किसी ना किसी तरीके से रिपीट होते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज का टेम्पलेट हमारा कुछ भी फिक्स नहीं है, हर साल हम चेंज करते हैं, हर बैच में चेंज करते हैं। और पेड क्विज में भी कभी भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं। हाँ, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हो सकते हैं जो एकदम हूबहू आने की संभावना जिनकी हो, उनका प्रयास बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बीपीएससी में केवल पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आप सफिशिएंट नहीं है। अब आप किसी फिक्स टेम्पलेट में नहीं चल सकते हैं कि ये वाली किताब हो गई या फिर जो है ये पीवाईक्यू वाली किताब हो गई, हिस्ट्री के लिए वाली किताब हो गई, बिहार जी के फला पब्लिकेशन कर लेंगे, बस 5 किताबों से हो जाएगा। ऐसा नहीं, सिलेबस पर लिखे हुए हर बिंदु की आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। जो आयोग की मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। आप आयोग से अपेक्षाएं नहीं रख सकते हैं, आपको आयोग की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की तैयारी करनी पड़ेगी अगले 110 दिवस में। श्री अतुल महोदय जब ट्विटर पे थे तो उन्होंने एक ट्वीट भी डाला था जिसपे काफ़ी आउटरीच देखने को मिला था। वो ट्वीट में उन्होंने रफली एक बात कही थी कि मीडियोक्रिटी जो है जो इस मतलब बीपीएससी आयोग से जो पोस्ट मिलेंगी उसकी डिमांड नहीं है। मतलब उनको मीडियोकर लोग नहीं चाहिए, मीडियोकर यानी कि साधारण सामान्य, उनको जो है थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द सेंस उनके पास सिक्स सेंस नहीं होना अनिवार्य है, उनको कुछ अच्छे लोग चाहिए, उनको इंटेलिजेंट लोग चाहिए, उनको डिलीजेंट लोग चाहिए जो मीडियोक्रिटी से थोड़ा ऊपर हो। मीडियोक्रिटी से तैयारी हो ही नहीं सकती है, ये संदेश बीपीएससी ने दे दिया लास्ट ईयर ही। बीपीएससी किस टाइप के सवाल पूछता है मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, बाकी पीवाईक्यू की पीडीएफ उनमें दी है, थोड़ा बहुत उसको जरूर देख लीजिएगा। पिछले 5 पीटी के पेपर जरूर देख लीजिएगा, 10 साल के ना भी हो पाए तो ठीक। तो एक तो ये सिंपल वाला टेम्पलेट होता है कि इसमें एक चीज़ पूछते हैं, वो आपको उसमें विकल्प से चुनना होता है कि मुकद्दम या चौधरी दिल्ली सल्तनत में किसे कहते थे, तो गाँव के सरपंच या फिर विलेज हेडमैन को कहते थे। ये बीपीएससी का एक पेट क्वेश्चन है, पहले बहुत आता था, हर पीटी में रिपीट होता था, अब नहीं हो रहा है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर जीडीपी ग्रोथ से संबंधित है। एक टर्म है जो स्टैग्नेंट जीडीपी ग्रोथ के लिए 1950 से 1980 के बीच जो रही थी, प्रोफेसर राज कृष्णा ने दिया था, ठीक है। अब जो चीज़ें मैंने बताई ये इस तरीके से पहले बीपीएससी में होता था कि अगले साल पूछ लेंगे किसने इसको दिया, फिर अगले साल पूछ लेंगे कि ये किस पीरियड के ग्रोथ को दर्शाती थे, तो 1950 से 1980, इस तरीके से बीपीएससी वही क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता था। लेकिन 68 में ऐसा हुआ नहीं, और ऑब्वियसली नए क्वेश्चन थे तो कट ऑफ भी कम गया था। एक क्वेश्चन ये होते हैं जहाँ पर आपको पूरे टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ये ना कर पाते या तो कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन में, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, वो शक्तियाँ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय से कोलिजियम प्रणाली संबंधित है, जजों की नियुक्ति से अपीलीय अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का, और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मूल अधिकार तो होता ही है। तो इसका आंसर डी हो गया यहाँ पे इस तरीके से। इसमें भी राज्यसभा में प्रतिनिधि कैसे जो है मनोनीत किए जाते हैं, कैसे उनका चयन होता है, इसके बारे में है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से और राष्ट्रपति द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं अलग अलग साइंस, कल्चर, बाकी डेवलपमेंट फील्ड से, तो वो भी है। तो आंसर यहाँ पे डी होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होता है, इसमें प्राइम एनालिसिस आपको चाहिए, मतलब आपको हर स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन गया। जैसे हीरे और ग्रेफाइट के बारे में जो 4-5 डिफरेंसेस हैं जो आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए थे, कि विद्युत चालकता समान नहीं होती है, क्रिस्टल संरचना डिफरेंट होती है, कठोरता में भी अंतर होता है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ई सही है, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी आपका सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर एक आधे क्वेश्चन पेपर में हमेशा ऐसे होते हैं जो खुद गलत होते हैं या फिर हर हाल में स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत कराना चाहते हैं। जैसे ये वाला मैंने आपको दिखाई दिया था, जो रिवाइज्ड की में इस तरीके से आयोग ने कहा था कि इसका आंसर ई होगा, क्योंकि 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन किसी कोड में ऐसा दिया नहीं है, तो इस वजह से इन्होंने ई माना इसको। एक और चीज़ की, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिक्स टेम्पलेट से दूर रहना है। जैसे सारी भी जो भी किताबें आती हैं बीपीएससी की, वो एक चीज़ पर बहुत फोकस करती थी इकोनॉमी में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर। सीडीपी कब आया उसको रट लो, किस 5 ईयर प्लान में आया था, कब आया था, किस वर्ष आया था, ये सब तैयार कर लो, इसी से हो जाएगा। और जबकि इस बार आयोग ने क्या पूछा था कि पहला कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लाया गया था, इनमें से सबसे पहला कौन सा है, तो ये है आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES, जो 1935 में आया था। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, लेकिन उसके और भी एस्पेक्ट देखने, सिवाय रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। बीपीएससी 68 पीटी में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए थे, इसको देख लेते हैं। मेजर हाईलाइट ये है कि 26 सवाल करीब यहाँ पर बीपीएससी स्पेसिफिक बिहार स्पेशल से पूछे गए थे। बिहार स्पेशल का मतलब बिहार की पॉलिटी से, यानी राज्य व्यवस्था से, बिहार के इकोनॉमी से, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह से, करंट अफेयर से, और बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से या एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री से, सब मिला करके आए थे 26 सवाल
67th में ही हमको अंदाजा मिल गया था किसी प्रकार से अब पीटी में 25 से कम सवाल अब बिहार स्पेसिफिक के नहीं रहा करेंगे। पहले 15 से लेकर 18 रहते थे, अब जो है 25 सवाल से कम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 67th में 27 सवाल यहाँ पर आए थे बिहार स्पेसिफिक बीपीएससी के पीटी में 67th वाले में। बाकी सबका वेटेज वैसे ही था जैसे हमेशा रहता है। जनरल साइंस के यहाँ पर 30 सवाल हमेशा आते ही आते हैं, 30 हमेशा आते हैं। आप लगा लीजिए 5 पीटी से 30 सवाल आने ही आने हैं साइंस के, हिस्ट्री के 30 आने ही आने हैं, करंट अफेयर के 35 आने ही आने हैं। फिर आपके ज्योग्राफी के 20 सवाल होते थे, पॉलिटी के 10 कभी 15 हो जाते थे पहले जब बिहार का वेटेज कम रहता था, अब 10 होते हैं। इकोनॉमी के यहाँ पर 16 सवाल आए थे, 10 स्टैटिक के थे, एक यूनियन बजट का, एक इकोनॉमिक सर्वे का, 4 बिहार बजट के, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के 16 सवाल यहाँ पर 67th में आए थे। एप्टीट्यूड रीजनिंग के हमेशा 10 होते हैं। बाकी सब में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ था। बिहार स्पेसिफिक में ये था कि बिहार स्पेसिफिक के 25 सवाल आने ही आने हैं, आप ये मान के चलिए, और बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, आपको जो बिहार स्टैटिक के नोट्स दिए गए हैं उनको आपको तैयार करना है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएगा उसको तैयार करना है, बिहार का बजट मिल जाएगा उसको तैयार करना है, और बिहार का करंट अफेयर आपको जो समय समय पर मिलता रहेगा उसको आपको तैयार करना है। अगर 25 सवाल पूछेंगे तो निश्चित तौर पर आप 22 से 23 सवाल हमारे कंटेंट से कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने किए थे। बीपीएससी 69th की पूरी जर्नी में स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको क्या सपोर्ट देगा, जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं ये समझिए। सबसे पहले 2 ग्रुप में आपको जोड़ा गया होगा, अगर आपने फुल पेड ग्रुप लिया होगा तो ठीक है। फुल पेड ग्रुप लिया होगा जिन लोगों ने, उन लोगों को 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा, बाकी सबको 2 में जोड़ा जाता है। एक क्विज ग्रुप भी होता है, वो सभी को मिलता है, आपने एडवर्टीजमेंट वाले वीडियो में देख लिया होगा। मेजर 2 ग्रुप कौन से होते हैं? स्टडी मटेरियल ग्रुप जिसमें सब आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है शुरुआत में ही। फिर आपका होता है डिस्कशन ग्रुप। डिस्कशन ग्रुप जो लोग फुल पेड ग्रुप के मेंबर होते हैं उन्हीं को मिलता है, बाकी लोगों को सिर्फ क्विज ग्रुप और मटेरियल ग्रुप में जोड़ा जाता है। डिस्कशन ग्रुप में आप क्या है 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आशा है कि आप बीपीएससी 69 संबंधित या बीपीएससी के पुराने सिलेबस संबंधित, बीपीएससी से संबंधित कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स से एसोसिएटेड कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से एसोसिएटेड हो, आपको पूरा डाउट यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है हमारे एडमिन पैनल के द्वारा। मगर ये 2 वे सुविधा केवल फुल पेड ग्रुप वाले मेंबर्स को मिलती है। जिन लोगों ने ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप लिया है, फिर ओनली टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में है, या फिर ओनली करंट अफेयर वाले ग्रुप में है, उनको एक ही ग्रुप में जोड़ा गया होगा मेजर, और साथ में आपको क्विज ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, उसमें आप ऐड होंगे। ठीक है, कि क्विज ग्रुप कैसे काम करता है, क्विज ग्रुप के क्या फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रीफ आइडिया ये है कि पेड क्विज में बहुत सारे सवाल हम आपको कराएंगे जो कि एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से होंगे। बीपीएससी जिस प्रकार के सवाल पूछ रहा है उसके हिसाब से कई सारे आपको मिलते जुलते सवाल कराए जाएंगे। और लास्ट ईयर भी पेड क्विज से काफ़ी लोगों को फायदा हुआ था। पेड क्विज में जैसे प्रश्न पूछे गए थे, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुए थे, कुछ इनडायरेक्टली रिपीट हुए थे। 67 में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था लोगों को पेड क्विज से। ठीक है, इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं कि पेड क्विज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बीपीएससी 69th पीटी में देखने को मिले। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के सपोर्ट के बारे में। तो स्टडी मटेरियल ग्रुप में आपको पूरा कंटेंट दे दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज क्या कैसे पढ़ना है अभी आपको आगे बता दिया जाएगा। जो भी स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में दिया गया है इस वाले ग्रुप में, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसमें जो दिया गया है उसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से आखिर तक जो चल रहा है इसको पूरा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी बातें बता। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या दिया गया है और क्या रिलेवेंस है पीडीएफ का। इस ग्रुप में हमारा फोकस पूरा पीटी पर रहेगा, क्योंकि वैसे भी जब 120-110 दिवस बचते हैं तो पूरा टारगेट स्टूडेंट्स को पीटी की तरफ करना चाहिए। पीटीएफ टफ होता जा रहा है। पहले का टेम्पलेट मैंने बताया कि 97 क्वेश्चंस पर आप टारगेट करते थे, नेगेटिव मार्किंग होती भी नहीं थी, कुछ 2-4 किताबें लोग बताते थे, उसको पढ़ करके लोग पीटी निकाल लेते थे, फिर अपना मेंस की प्रिपरेशन करते थे। अब चीज़ें बदल गई हैं, अब आपको पीटी पर भी ध्यान देने की जरूरत है, वरना कई सारे लोग लगातार 2 बार से अपना कट ऑफ मिस कर रहे हैं। इवन ऐसे लोग कट ऑफ मिस कर रहे हैं जो 63rd से लगातार सिलेक्ट भी होते आ रहे थे, वह भी अपना कट ऑफ मिस कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी ने अपना पैटर्न ट्रेंड चेंज किया है। उसके हिसाब से आपको कठिन स्तर की भी तैयारी करनी पड़ेगी, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। ओवरऑल एनालिसिस ये कहती है कि हमको करंट अफेयर को प्रायोरिटी देनी है, हिस्ट्री को देनी है, साइंस को, एनवायरनमेंट को, बिहार स्पेशल को, फिर मैथ्स, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी। ये एक प्रायोरिटी का ऑर्डर हो सकता है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को आपने छोड़ा तो वहीं पर आपकी संभावनाएं कम होती जाएंगी बीपीएससी पीटी को क्लियर करने की। मेंस का हमारा अलग से पेड ग्रुप चलता है, वो बीपीएससी ओवर होने के बाद, पीटी ओवर होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाता है। उसमें आप जो है मटेरियल ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, हमारे एजुकेटर्स का आंसर राइटिंग कर सकते हैं, वो अलग है। लेकिन इस पर्टिकुलर ग्रुप में हम पूरा सपोर्ट देंगे केवल और केवल 69th पीटी के लिए। अब कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग। कट ऑफ यहाँ पर मैंने 92 बोल दिया था, लेकिन ये 91 ही गया था एक्चुअली में। 91 कट ऑफ गया था बीपीएससी पीटी का अनरिजर्व्ड के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए और भी कम था। और अगर आप देखें इसका कट ऑफ 67 का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला गया था, क्योंकि पेपर जो है नॉर्मल लाइन्स पर आया था और जैसा आता था उससे भी थोड़ा सा इजी मॉडरेट लेवल का था। तो अनरिजर्व्ड का 113 गया था और अगला ही पीटी आपने देखा स्तर बढ़ाते ही कट ऑफ गिरा। तो अगर पेपर का स्तर कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए, वो सभी के लिए होता है, जैसे कहा गया था। हालांकि आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस को अपना मेंटेन करना वहाँ पे जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 91 गया तो हम उसमें आते हुए क्वेश्चन 10-20 गलत कराए, वहाँ पे समस्या है। हमको टारगेट करना पड़ेगा 110-115 क्वेश्चन को नेगेटिव मार्किंग के बाद।
ठीक है, अपने स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा पूरा फोकस इस स्ट्रेटजी में यही था कि आपको अपने स्तर को बढ़ाना है। फिक्स टेम्पलेट भूल जाइए कि हम जो है डेली बस 1 महीने हम 4 घंटे पढ़ लेते थे तो पीटी निकाल लेते थे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। फोकस कहाँ करना है, सिलेबस में लिखे हुए एक एक पॉइंट पर फोकस करना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं जो भी आपके स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है उनको स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी नहीं शामिल किया गया है। तो जो भी आपको पढ़ना है स्टडी मटेरियल में, यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल में शामिल कर लिया गया है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज क्या कैसे पढ़ना है इस सेगमेंट पर बहुत फोकस करिएगा, क्योंकि आपके बार बार सवाल होते हैं किस सब्जेक्ट के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने क्या क्या दिया है आपको। करंट अफेयर के लिए जो भी करंट अफेयर की मंथली पीडीएफ दी गई है उसी को आपको पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एग्जाम एकदम नज़दीक होता है 19-18 दिन पहले, तब आपको एक कंपाइल्ड पीडीएफ हम लोग देते हैं, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो आपको अक्टूबर 2022 से मई 2023 तक की मंथ वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ दी गई है, उसी को आपको पढ़ना है, उसी से आपका करंट अफेयर कंप्लीट होगा, जैसे हमने पिछले 5 बैचेस में, पिछले 5 साल 5 बैचेस में कराया है। हिस्ट्री के लिए आपको हमने कंप्लीट स्पेशल बीपीएससी नोट्स की पीडीएफ दे दी गई है। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, फलां पब्लिकेशन के नोट्स की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, फलां पब्लिकेशन के पीवाईक्यू कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने यहाँ पर दिया है इतिहास के लिए वही ज़रूरी है। आपने बेसिक बुक पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो भी अच्छी बात है। अब ठीक है, 110 दिवस में अब बेसिक बुक पढ़ने का नहीं समय है। हमारे नोट्स जो आप पढ़िएगा हिस्ट्री के, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर ले जाएंगे। ठीक है, बिना बेसिक नॉलेज के ही, मतलब अगर बेसिक नॉलेज है तो अच्छी बात है, नोट्स पढ़ने में, याद रखने में आसानी होगी। लेकिन अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो इन नोट्स पर आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद एंशिएंट के टॉप 500, मेडिवल के टॉप 500, मॉडर्न के टॉप 500 मॉडरेट लेवल के सवाल दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने कहा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी ही चाहिए। प्रैक्टिस हमेशा आपके स्कोर को उन लोगों से आगे रखती है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, केवल पढ़ाई करते हैं। बाकी 1000 ईजी लेवल सवाल भी हमने दिए हैं जो 4 ऑप्शन वाले हैं। ऑप्शन से नहीं देखिएगा, केवल सवाल में जो तथ्य पूछे गए उन पर फोकस करिएगा। ऑप्शन भले ही उसमें 4 हैं, लेकिन एकदम बीपीएससी के लायक वो फैक्ट है, और बीपीएससी कई बार ऐसे फैक्ट पूछ भी लेता है। सारे सवाल टफ नहीं होते, कुछ इजी भी होते हैं, तो इस वजह से इजी लेवल की प्रैक्टिस के लिए भी हमने दिया है। अब आप अगर पूछें कि मैं बहुत लिमिटेड टाइम दे सकता हूं, मैं क्या पढूं, केवल क्वेश्चन लगा लूं, तो मेरा उत्तर है नहीं। आपको नोट्स जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन भले ही एक बार ना लगा पाएं, लेकिन जो इतिहास के स्पेशल नोट्स जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा होगा। साइंस के नोट्स भी बीपीएससी स्पेशल दे दिए हैं। 30 क्वेश्चन जो आते हैं, हमने आपको बताया 28 क्वेश्चन करीब साइंस के होते हैं, 2 इन्वायरमेंट के होते हैं। इन्वायरमेंट के भी अलग से नोट्स हैं वैसे तो, लेकिन तो ये 28 क्वेश्चंस के लिए साइंस के कंप्लीट नोट्स हैं। इसके लिए अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत होगी। किसी भी पब्लिकेशन के, किसी भी मतलब हाई रैंक्ड पब्लिकेशन के नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जो हमने दिया है सफिशिएंट है, और कई बार लगातार हमने इससे कई सारे क्वेश्चन अपने बीपीएससी बैचेस में, प्रीवियस बैचेस में साइंस के क्वेश्चन सही कराए हैं। आप खुद इसको पढ़िएगा एक बार, इस बार का पीटी दीजिएगा और खुद हमको बताइएगा। तो साइंस के लिए सिर्फ ये नोट्स सफिशिएंट होंगे, बाकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा कि हमको अगर टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमने टॉप 600 एक्चुअली ये 600 क्वेश्चन है साइंस की, ये हमने दिए हैं। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो टफ लेवल के सवाल भी आपकी तैयारी हो जाएगी। बिहार स्पेशल के लिए भी कोई बुक हमने नहीं दी है। हमने अपने कंपाइल्ड नोट्स यहाँ पे रखे हैं जो काफ़ी कारगर रहे थे लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी। हमने नोट्स को लगातार अपडेट भी किया लेटेस्ट डेटा और फैक्ट के साथ। तो लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट बिहार जीके स्टैटिक के नोट्स हैं। सेंसस के नोट्स अलग है बिहार सेंसस के, और बिहार की एसएफआर रिपोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की जो है वो दे दी गई है। अभी तक 21 की ही आई है, और 2023 की रिपोर्ट दिसंबर लास्ट तक आएगी, तब तक तो आपका पीटी हो ही जाएगा, सितंबर में है। तो ये कंप्लीट नोट्स हैं। बिहार करंट अफेयर हमने जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक अलग दिया है, उसको आप पढ़ते रहिए, बाकी का जल्द मिलेगा आपको। ठीक है, और ध्यान रखना है ये कोई गलत नहीं लिखा है, 2022 से ही आपको पढ़ना है। बिहार करंट अफेयर कई बार बहुत पुराना भी पूछ लेते हैं, इस बार भी 2-3 साल पहले का भी, 2-2.5 साल पहले का भी बिहार करंट अफेयर के पूछे हैं सवाल 2-3। बिहार बजट 2023-24, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023 दे दिया गया है। ठीक है, ये नोट्स भी कंप्लीट करा दिए गए हैं, और ये आप पढ़ सकते हैं, लगातार प्रिंट लेके पढ़ सकते हैं, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, चाहे जैसे पढ़िए। अब वेट नहीं करना है आपको कुछ भी, सब नोट्स से जो है आपको ज्वाइन करते ही दे दिए गए हैं। बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे 5-6 तक सवाल कई बार आ जाते हैं इन नोट्स में से। और भूगोल की बात कर ले रहे हैं, भूगोल के लिए भी कंप्लीट नोट्स हैं, हिस्ट्री की तरह, साइंस की तरह, केवल उसी को आपको पढ़ना है, किसी बुक की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पर आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। टफ क्वेश्चंस को समझने के लिए क्वेश्चंस लगा सकते हैं जो हमने एनसीईआरटी बेस दिए हैं, स्टैंडर्ड बुक पर आधारित क्वेश्चंस दिए हैं, कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं, भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेड क्विज के अलावा भी कंप्लीट नोट्स बीपीएससी स्पेशल ये आपको दे दिए गए हैं पॉलिटी के, ये भी सफिशिएंट है अपने आप में। टॉप 500 लक्ष्मीकांत बुक बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आप लगा सकते हैं, और टाइम हो तो जरूर लगा लीजिएगा, अन्यथा नोट्स जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, उसके लिए ये नोट सफिशिएंट है। इकोनॉमी में पहले हम केवल करंट अफेयर देते थे, लेकिन अब जो है स्टैटिक की ज़रूरत है। स्टैटिक के सवाल होते हैं, तो इकोनॉमी की हमने स्टैटिक पीडीएफ भी दी है। स्टैटिक का मतलब है कुछ एक्ट जो पूछ लेते हैं, जैसे इस बार कंज्यूमर वाला पूछा था। उसके अलावा कई सारे और एक्ट होते हैं, हवाला के बारे में, हवाला क्या है उससे संबंधित कुछ प्रावधान अगर भारत ने किए हैं,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट के से एसोसिएटेड कुछ प्रावधान किए हैं, फॉरेन का जो दान आता है कई सारे एनजीओ को, उसको कैसे रेगुलेट करती है भारत सरकार, बहुत सारे जो प्रोविजंस होते हैं वो कई बार स्टैटिक इकोनॉमी में पूछ लिए जाते हैं बीपीएससी में। तो सारे प्रोविजंस को, सारे एक्ट को, सारे डेफिनेशंस को हमने शामिल कर लिया है बीपीएससी स्टैटिक की पीडीएफ में। 5 ईयर प्लान से कई बार आता है सवाल, 5 ईयर प्लान भी उसमें पूरी तरीके से शामिल कर लिया है काफ़ी शॉर्ट में। गवर्नमेंट स्कीम कमेटी, ये सेपरेटली 2 टॉपिक हैं, वैसे तो इकोनॉमी में ही आते हैं लेकिन इनको सेपरेट भी कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों टॉपिक से 2 हर बार सवाल आते हैं और 5 तक भी सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये अलग से पीडीएफ अपडेट करके दे दी गई है, इससे आप गवर्नमेंट स्कीम कमेटी पढ़िएगा। बाकी कुछ जो नई गवर्नमेंट स्कीम आती है वो हम करंट अफेयर में, एक सेगमेंट होता है मंथली करंट अफेयर में, वो ऑलरेडी वहाँ पे कवर होता रहता है। मिसलेनियस की अभी तक की अपडेटेड पीडीएफ दे दी गई है और अभी कोई अपडेट होता है परीक्षा तक तो परीक्षा के 20-25 दिन पहले जो कि हमारा रिचुअल है, हम एक बार जरूर मिसलेनियस को चेक करते हैं कोई डेटा अपडेट तो नहीं हुआ है, फिर वो आपको अलग से मिल जाता है कोई भी अपडेट होता है। तो एनवायरमेंट के बहुत प्रश्न नहीं आते हैं, तो एक शॉर्ट नोट हमने दिया, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। एनवायरमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, जो है कभी निश पूछ लेते हैं, हैबिटेट पूछ लेते हैं, इकोटोन पूछ लेते हैं, ठीक है, ये सब की डेफिनेशन बेस्ड सवाल कई बार आ जाते हैं। मैथ्स में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस यहाँ पे सफिशिएंट होगी। मैथ्स ऐसा सेगमेंट है जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि पीवाईक्यू लगा लेंगे वही सफिशिएंट होता है, और आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो एटलीस्ट पीवाईक्यू ही लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं फोकस करिएगा। मैथ्स बैकग्राउंड के तो ऑलरेडी कई सारे सवाल लोग सॉल्व कर ले जाते हैं। ओवरऑल बिहार के जो है 25 तो आएंगे ही सवाल, यहाँ पर 20-25 लिखा है लेकिन ये मान के चलिए 25 प्लस ही होंगे, 25 से कम नहीं होंगे। इस पोर्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बिहार सेंसस 2011 के नोट्स दिए हैं, एसएफआर 2021, बिहार स्टैटिक के जो नोट्स दिए हैं। बिहार स्टैटिक का मतलब समझिए क्या है। बिहार स्टैटिक आपका बिहार की पॉलिटी कवर कर लेता है, बिहार की ज्योग्राफी कवर कर लेता है, बिहार की हिस्ट्री भी कवर कर लेता है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब। तो इस तरीके से बिहार स्टैटिक में ही तीनों मेजर टॉपिक्स आ जाते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। रही बात बिहार की इकोनॉमी की, तो बिहार की इकोनॉमी में बिहार बजट और बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से ही सवाल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बिहार के इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था पूरी तैयारी हो जाएगी। बीपीएससी पीवाईक्यू की अपडेटेड पीडीएफ हम जल्द प्रोवाइड करेंगे क्योंकि अभी हाल में जो कुछ एग्जाम हुए हैं उसको भी उसमें शामिल करना है। बाकी कोई एरर करेक्शन अगर होता है, माइन्यूट कीबोर्ड एरर रह जाती है किसी में, कोई अगर कुछ में कुछ भी थोड़ा बहुत डेफिनेशन ऊपर नीचे अपलोड हो गई, उसको हम लोग लगातार सही करते हैं और आपको हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारी टीम तत्पर रहती है। 100% कीटाणु जैसे डिटॉल नहीं मिटा सकता है, तो कई बार माइन्यूट एरर रह जाती है। मान लीजिए कोई स्कीम में गलत कोई कीवर्ड छप गया तो उसको हम लोग सही जरूर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है या फिर ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप लिया है, फिर टेस्ट सीरीज करंट अफेयर का ग्रुप अगर आपने लिया है तो ये वाले टेस्ट सीरीज के शेड्यूल नोट कर लीजिएगा। 1 अगस्त से शुरू करेंगे इसको, जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर उसमें एकोमोडेट किया जा सके। 18 सेक्शन वाइज आपके टेस्ट होने हैं, तो पहले आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, फिर फुल आखिरी टेस्ट आपका खत्म हो जाएगा एग्जाम से 15 दिन पहले, यानी कि 16 सितंबर को। तो इस तरीके से ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, इसके लिए अच्छे से तैयारी आप करते रहिए और टेस्ट सीरीज को एकदम सीरियसली अटेम्प्ट करिएगा, और तो ज़्यादा अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा एग्जाम में भी। डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान के बारे में कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, ये हमारा सिर्फ एक ओपिनियन होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो प्लान बनाया हुआ है वही आपका बेस्ट प्लान होता है, ठीक है। आप जो जिस भी प्लान से हिसाब से स्टडी कर रहे थे वो आपका बेस्ट प्लान होता है। यहाँ पर मैं एक ओपिनियन अपना दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप अगले 110 दिवस टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिए, किसी प्रकार से आप मेन सेंसर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो अब आपको थम जाना चाहिए। 100 दिवस आपको प्री के लिए डेडिकेट करने ही करने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि केवल इससे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होगी, इससे आपकी मेंस की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वैसे ही बनती रहती है अगर आप करंट अफेयर वगैरह अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट वाइज आप प्लान बना लीजिए अपने पूरे वीक को 1-3-5 यानी कि सप्ताह के पहले, तीसरे और 5वें दिन में, और 2-4-6 यानी कि दूसरे, चौथे और छठे दिन में डिवाइड कर लीजिए। कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि इकोनॉमी, इसके साथ आप तीसरा सब्जेक्ट रख सकते हैं, मान लीजिए करंट अफेयर रख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो है पॉलिटी रख सकते हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी रख सकते हैं, फिर यहाँ पे साइंस रख सकते हैं। तो इस तरीके से एक रफ शेड्यूल बना सकते हैं। हॉलीडे में पूरी तरीके से आपको रिवीजन पर फोकस करना है, और एसेसरी टॉपिक्स जो हैं जैसे स्कीम्स हो गया, जैसे कि आपका कमिटीज़ की पीडीएफ हो गई, और जैसे कि आपका बिहार स्पेशल हो गया। क्योंकि ये कुछ छोटे टॉपिक्स हैं, इनका वॉल्यूम कम है, तो एक बार आप रीड कर लेंगे, फिर बार बार उसका रिवीजन चलता रहता है। तो इस तरीके से एक रफ शेड्यूल बना सकते हैं, या फिर जो भी आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हो उसमें हमारे नोट्स एकोमोडेट कर लीजिए, बस इतना सफिशिएंट होता है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आप टाइम शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, जिस भी आप सोर्स को पढ़ रहे हैं उस सोर्स को रिप्लेस कर दीजिए। आप हमारे पेड ग्रुप में आएँ तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपको हमारे सोर्सेज से ही पढ़ना पड़ेगा, जो हमने आपको बताया, हमारे सोर्सेज से आप अपने स्टडी मटेरियल को रिप्लेस कर लीजिए और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकेंगे। स्टूडेंट्स कुछ बार बार जो प्रश्न अपने रखते हैं उसको मैं यहाँ पे एड्रेस कर लेता हूँ पहले ही। बार बार कैसे याद होगा, कई सारे लोग पूछते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो आप मत कीजिए। बीपीएससी हमसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप चीज़ों को याद करिए। कभी भी सिलेबस में
याद टर्म, कंठस्थ टर्म या फिर मेमोराइज टर्म लिखा ही रह जाता है। वो कभी चाहते नहीं कि आप सिलेबस को मेमोराइज करिए, ना ही कोई कर सकता है, ना आज तक किसी ने किया है। बीपीएससी टॉपर ने भी नहीं किया है, जो लोग लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे उन लोगों ने भी नहीं किया था, जो आगे सेलेक्ट होंगे वो भी मेमोराइज नहीं करते। मेमोराइज एक गलत टर्म है, ये मिसनॉमर है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको। हमेशा तैयारी होती है, जो भी आपको सिलेबस में पॉइंट लिख करके दिए गए हैं या फिर जो भी आपने पीवाईक्यू से डिराइव किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, उनकी होती तैयारी। अब तैयारी कैसे होती है? तैयारी के लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होता है। स्टडी मटेरियल यानी कि अध्ययन सामग्री, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको दे दिया है, ठीक है। मार्गदर्शन हम आपको दे रहे हैं, गाइडेंस चाहिए होता है इसके लिए। फिर होती है स्टूडेंट की मेहनत। स्टूडेंट की मेहनत इसमें होती है कि वो स्टडी मटेरियल को कितनी बार स्टूडेंट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता है, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और जितना आप मल्टीपल रिवीजन पर अपना फोकस बढ़ाते हैं उतना ही सिलेक्शन के कट ऑफ क्लियर करने करीब पहुंचते जाते हैं। मल्टीपल रिवीजन केवल अकेले कारगर नहीं, जब तक उसके साथ कुछ प्रैक्टिस ना की जाए, या फिर कुछ प्रैक्टिस जरूर नहीं कि आप हमारे ग्रुप में आकर पेड ग्रुप से ही करें। आप नए नए सवालों की प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए। हमारे सवाल जेन्युइन ऑथेंटिक होते हैं, उन पर वीडियो भी बनता है, वो सब ने आपको बताया है। कभी भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम बार बार एक ही सवाल रिपीट नहीं करती है। कुछ प्रैक्टिस हो गई, फिर आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यू आपको जरूर देखने चाहिए। पीवाईक्यू से पैटर्न समझने में हेल्प मिलती है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे किस हद तक सवाल पूछे जा सकते हैं, लंबे, छोटे, बड़े, डिफिकल्ट, इजी, किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, इन सबको समझने में हेल्प मिलती है। इसी सब का ओवरऑल नाम दे दिया जाता है तैयारी। तो हमेशा सिलेबस की आप टॉपिक्स की तैयारी करते हैं, कभी भी किसी चीज़ को मेमोराइज ना करते हैं आप, ना करने की ज़रूरत होती है। हाँ, मेमोराइज टर्म इंपॉर्टेंट होता है, कई बार कुछ डेट्स आपको मेमोराइज करनी पड़ती है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हो गए, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के नाम याद करने पड़ते हैं, डेट्स याद करनी पड़ती है। ज्योग्राफी में कई सारी लिस्टिंग है, पहाड़, नदियों के नाम, वो सब याद करने पड़ते हैं, लेकिन वो भी तैयारी का ही पार्ट है, ठीक है। मेजर पार्ट तैयारी का है और कह सकते हैं माइनर पार्ट मेमोराइज करने का है। तो कभी भी ये मत कहिए कि ऐसे याद होगा। याद सबने किया है जो ज़रूरी रहा था, और सबने उन चीज़ों को तैयार किया था जो ज़रूरी है। सबने सब कुछ याद नहीं किया था, और ना आप कर पाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम दिए होते हैं और वो टारगेट को मिस नहीं करना चाहते, पूछते हैं कि इसके अलावा हम क्या क्या पढ़ लें। मैं आपको बता दूं कि जो भी दिया गया है ग्रुप में वो सफिशिएंट है। हमने आपसे जब एडवर्टीज़ किया था इस ग्रुप को, तो इसको वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में बताया था, और सिर्फ बताया नहीं था, और इसका दावा भी करते हैं कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस होते हैं। जो भी हमने सपोर्ट आपको अभी बताया कि क्या क्या देंगे, ये सफिशिएंट होता है आपके पीटी के लिए। पीटी का हमने यहाँ पे कोर्स आपको दिलवाया है, आपने इसको परचेज़ किया है। पीटी की हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल हुए उन सभी का पीटी निकलवाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। हमेशा ध्यान रखिए कि जो इंस्टीट्यूट होता है या फिर जो गाइडिंग फोर्स होता है वो आपको स्टडी मटेरियल दे सकता है, आपको टेस्ट सीरीज दे सकता है, और आपको अच्छी तरीके से क्विज प्रैक्टिस करा सकता है। लेकिन हमेशा ही स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, एफर्ट हमेशा स्टूडेंट का होता है, और जितना जल्दी आप जान लेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। स्टूडेंट्स एफर्ट को ही एडमायर करना चाहता है बीपीएससी, ये आप समझ लीजिए। अब इतने बड़े सिलेबस में पूरी तैयारी में कुछ डाउट्स हो सकते हैं आपके, तो डाउट आपके कैसे क्लियर होंगे आपको बता दी जाए। जो मेंबर्स ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको साथ में डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट मिलता है, मैंने आपको बताया। आप यहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट होता है उसको विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे के भीतर ही सॉल्व कर दिया जाता है। और ये केवल मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ग्रुप में पूछते हैं, आपने देखा ही होगा कि ग्रुप में अगर आप दिन में पूछते हैं, वर्किंग आवर्स में, दिन के समय में, तो आपके डाउट तुरंत सॉल्व किए जाते हैं। 60 सेकंड के भी कम समय में आपके डाउट यहाँ पे सॉल्व करके बताए जाते हैं। फिर उसके बाद जो मेंबर्स फुल पेड ग्रुप के पार्ट नहीं, जिन लोगों ने ओनली स्टडी मटेरियल लिया है, या फिर ओनली करंट अफेयर प्लस स्टडी मटेरियल लिया है, ओनली टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल लिया है, या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप बीपीएससी से एसोसिएटेड परचेज किया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, जिसमें डिस्कशन ग्रुप नहीं अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डाउट भेज सकते हैं 7838692618 पर। ये ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस पर टेक्स्ट ओनली, यानी केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलिंग नहीं अलाउड है, यहाँ पर वॉइस मैसेज नहीं भेजिएगा। टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप अपने डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं। बीपीएससी 68 के पेड ग्रुप से एसोसिएटेड, माफ कीजिएगा, बीपीएससी 69 के पेड ग्रुप से एसोसिएटेड कोई भी आपके डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, अगर आप पेड ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप नहीं लिए हुए हैं तो स्टूडेंट्स के डाउट कैसे क्लियर होंगे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ये स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अब आप जो है प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, 10 मिनट का वीडियो है, उसमें पीडीएफ के बारे में बताया गया है। इसका एक्सेस केवल पेड ग्रुप मेंबर को मिलेगा। पीडीएफ कैसे, किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या दी गई है, प्रैक्टिस के लिए कौन सी है, जो कौन सी पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब अभी आपको सेकंड वीडियो में बता दी जाएगा। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो आप, जो लिंक आपके पेड ग्रुप में है पिन मैसेज में, वहाँ से देख सकते हैं।